सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आज है आपका 26 तारीख। कल है एंट्रेंस एग्ज़ाम, बस कुछ और घंटे बचे हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इस कुछ घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, इसके लिए मैं कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही 10 बजे आज जो सुबह में एक लाइव क्लास होने वाली है, उसमें हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का वादा तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन खैर कल का वादा कल पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज वो पूरा कर देंगे हम, ठीक है? तो आप लोग परेशान ना होइए। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो सबसे पहला सब्जेक्ट दिखता है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट का। शुरू में सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के ही 15 क्वेश्चन दिखेंगे। कितने? 15। और इन 15 क्वेश्चंस को अगर आपने सही कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका खुद पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बोर्ड की कॉपी तो है नहीं कि वहाँ पे लिखना है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और हमारा जांच होता है किस से? मशीन से। तो 15 क्वेश्चन खुद के लिए अच्छा है, क्योंकि 15 क्वेश्चन सही कर लिए तो आगे कॉन्फिडेंस बना रहेगा, फिर आगे का भी सही कर लोगे। तो इस 15 क्वेश्चन को कैसे सही करना है उसके लिए मैं लाया हूँ 80 क्वेश्चन। 80 के बाहर कुछ नहीं आना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बस 80 क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता है? ऑप्शन है कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटेंजिबल, डायनेमिक। तो भाई आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो एक डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, डायनेमिक। थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑप्शन है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव। तो ये सभी के सभी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा स्टैटिक। व्यावसायिक पर्यावरण स्टैटिक नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है? चलिए अगला, डैश इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंपैक्ट द बिजनेस बट बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर इट। तो इसका हो जाएगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ऑफलाइन वाला बताइए। बिल्कुल, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी कारकों, उन सभी बलों का समूह है जो बिजनेस को प्रभावित तो करता है, लेकिन बिजनेस का कोई कंट्रोल उस पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दो फोर्सेज होते हैं, जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स। जनरल में क्या आता है? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। स्पेसिफिक में क्या आता है? इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएरीज, एम्प्लॉइज वगैरह, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी जनरल फोर्स में आते हैं। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर क्या है? स्पेसिफिक फोर्स है, ये विशेष बल में आता है, ये सामान्य बल में नहीं आता है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक फोर्स में कौन आता है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, सप्लायर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएरीज। तो सभी के सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक फोर्स में इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं आता है। किस में आता है? ये जनरल फोर्स में आता है। किस में आता है? जनरल फोर्स में आता है। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कॉजेज इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यावसायिक पर्यावरण का बल है जो किसी विशेष बिजनेस को प्रभावित करता है? स्पेसिफिक फोर्स, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस बताएंगे तो नहीं आएगा आंसर, केवल एक बिजनेस को प्रभावित कर रहा है तो वही स्पेसिफिक फोर्स ही होगा। तो जब मैंने विशेष बोला तो तुरंत आंसर बता दिए, इंडिविजुअल के बाद क्यों नहीं बताया? कंफ्यूज हो रहे हो? तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, इंडिविजुअल पूछे स्पेसिफिक पूछे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कॉजेज इफेक्ट ऑन एवरी बिजनेस ऑफ द कंट्री। एवरी बिजनेस, तो जगह जनरल फोर्स, जो सभी बिजनेसेस को प्रभावित करता है, इसका नाम ही है सामान्य बल, ये सामान्यता सबको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following feature of business environment states that business environment is ever changing। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का विशेषता है जो कहता है कि व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर बदलता रहता है? तो हो जाएगा आपका डायनेमिक, क्योंकि ये गतिशील होता है, इट इज ऑलवेज एवर चेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following feature of business environment state that business environment is not easy to understand। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना आसान नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेट्स दैट ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जब भी कनेक्शन की बात की जाएगी तो इंटर रिलेटेड हो जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी कारक, सभी के सभी फैक्टर्स आपस में संबंधित होते हैं। ये जो आपका इंटर रिलेटेड फीचर है, इसके माध्यम से आपको पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व है? तो महत्व में सभी आ जाएंगे,
हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये सभी के सभी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो भाई टोटल कितने इंपॉर्टेंस होते हैं? 5। कौन कौन सा? आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, आइडेंटिफाइंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस होते हैं। इंपॉर्टेंस पूछे या सिग्निफिकेंस पूछे, दोनों हो जाएगा। तो हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन या हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is an external negative trend which causes adverse impact on business। तो भाई जो आपका थ्रेट होता है, आपके जो बिजनेस के लिए मुसीबतें होती हैं, वो आपके लिए एक नकारात्मक कारक होती हैं जो आपके बिजनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is an external positive trend which causes good impact on business। तो इसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ये एक ऐसा मौका होता है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। What is the full form of SWOT एनालिसिस? तो SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अच्छा, इंटरनल में क्या आएगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस। एक्सटर्नल में क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नल है एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है। और इंटरनल फैक्टर को क्या कहते हैं? कंट्रोलेबल। क्या कहते हैं? कंट्रोलेबल, यानी जिसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। और एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल, जो नियंत्रण के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑप्शन है सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो भाई 5 डायमेंशंस हैं, कौन कौन से? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 के 5 डायमेंशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कॉम्पिटिटर क्या है? कॉम्पिटिटर स्पेसिफिक फोर्स होता है, ये डायमेंशन नहीं होता बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 21, द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दीज आर। बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो दोनों कौन से हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोलेबल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल को कंट्रोलेबल फोर्स भी कहते हैं और एक्सटर्नल को, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सटर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल फोर्स, जिसपे कोई नियंत्रण नहीं होता बिजनेस का। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या आता है थोड़ा बताना, आई गया आगे। एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल के 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में क्या आएगा? वही जो स्पेसिफिक फोर्स, कौन का? इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, एम्प्लॉइज वगैरह। और मैक्रो में क्या आएगा? तो मैक्रो में पेस्टल आ जाएगा। तो दोनों के दोनों आपके बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग स्पेसिफिक फोर्स भी कहते हैं और मैक्रो को क्या कहते हैं? जनरल फोर्स भी कहते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनरल फोर्स। 27, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, आंतरिक व्यवसायिक पर्यावरण में शामिल है। तो भाई आंतरिक व्यवसायिक पर्यावरण में मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, विजन, ये सब के सब शामिल होते हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑप्शन है डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव एम्प्लॉइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली, तो एम्प्लॉइज हो जाएगा इसका। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, सबके सब हो जाएंगे। 30, मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? के सिवाय। तो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में सब आता है, किसके अलावा? इन्वेस्टर के अलावा, क्योंकि इन्वेस्टर कहाँ आता है? माइक्रो में आता है, स्पेसिफिक फोर्स में आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कॉजेज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो सीधे सीधे तौर पे हमारे बिजनेस को प्रभावित वो कर देता है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है कंपोजिशन ऑफ फैमिली, क्योंकि सोसाइटी में लोग रहते हैं, सोसाइटी में परिवार रहता है और परिवार की जो संरचना है ये एक तरह का सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक पर्यावरण है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज क्या आएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में? नेशनल इनकम, जीडीपी, हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सब का सब कहाँ आ जाएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट।
तो ये हो जाएगा एजुकेशनल लेवल, सेक्स रेशियो, रिलीजन ऑफ पीपल, लोगों का धर्म, लोगों का जो जेंडर होता है, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है, ये सभी के सभी हो जाएंगे। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। तो भाई लीगल एनवायरनमेंट ने क्या बताया, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, कहीं भी एक्ट दिख जाए, रूल दिख जाए, रेगुलेशन दिख जाए, सब लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। तो इसमें तो सब एक्ट ही देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी पर्यावरण का उदाहरण। तो भाई डिजिटलाइजेशन यानी आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, इनोवेशन यानी नवाचार हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों, इनोवेशन मतलब नवाचार नहीं, इनोवेशन हमेशा टेक्नोलॉजी में होता है। इनोवेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि कल तक प्रोडक्शन किया जा रहा था हाथ से और आज मशीन से किया जा रहा है, कल कोई और मशीन आ जाएगी, परसों कोई और मशीन आ जाएगी। 37 पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एनईपी का फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? अगला क्वेश्चन, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलपीजी, नीचे दिया गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इन इंडिया डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड इन, तो 8 नवंबर 2016 को की वो तारीख थी जब 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए थे। ये भी याद रखना कि डिमोनेटाइजेशन में कौन से नोट बंद किए गए थे? 500 और 1000। क्या 200 का नोट बंद किया गया था? उस समय तो 200 का नोट होता ही नहीं था, 100 का था और 100 का बंद नहीं किया गया था। अच्छा क्यों 500 1000 का बंद किया गया था? लॉजिक पता है? क्योंकि जो मैक्सिमम ब्लैक मनी होता है ना वो लार्ज डिनोमिनेशन में होता है, बड़े डिनोमिनेशन में, इसलिए बंद कर दिया गया। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ, भाई बिजनेस इन्वायरमेंट में जनरल फोर्स भी आता है, स्पेसिफिक फोर्स भी आता है, सामान्य बल और विशेष बल दोनों आते हैं। सेबी कब स्टेब्लिश हुआ था? सेबी का फुल फॉर्म बताओ। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन काम नहीं कर रहा था अच्छे से, बस देखता था स्टॉक मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में क्या पास किया गया? सेबी एक्ट। कब पास किया गया था? 1992 में। क्यों? क्योंकि इसी साल क्या हुआ था? स्कैम हुआ था, स्कैम 1992 वेब सीरीज बनी है इस पे, ठीक है। इसीलिए सेबी एक्ट 1992 में पास किया गया और फिर सेबी को पूरी पावर दी गई कि अगर कोई गलत करता है तो पकड़ के उसको सजा दो, ठीक है। चलिए एलआईसी एक्ट कब पास हुआ था? 1956। एलआईसी एक्ट 1956। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए 47 कंपनीज एक्ट 1956, हाँ कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से। एलआईसी का हेड ऑफिस कहाँ है? पक्का? चलिए मुंबई हमको जम गई, और मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है। जितनी भी हेड ऑफिसेज हैं उसमें से मैक्सिमम हेड ऑफिसेज कहाँ है? मुंबई में है। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है? अच्छा बताओ बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आया था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये बहुत पुराना है और इसका ट्रेडिशनल तरीका भी था पहले। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एक चीज और, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? नाम ही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पावरफुल है, अगर ये गिर जाता है तो पूरी इकोनॉमी गिर जाती है, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस भी मुंबई में ही है। अगला आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 19, तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934। आरबीआई का फुल फॉर्म बताओ। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आरबीआई का ऑफिस कलकत्ता से मुंबई कब शिफ्ट हुआ था? 1937। क्या बात है, पूरी ऊर्जा है लग रहा है आज। हाँ चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्तों मैंने दूसरा पीडीएफ खोल रखा है और दूसरे पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, रिड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड अननेसेसरी कंट्रोल ऑन बिजनेस इज कॉल्ड एज। व्यवसायों पर बिना मतलब के जो प्रतिरोध लगाए गए थे, बिना मतलब का जो नियंत्रण किया जा रहा था उसको खत्म किया गया विद हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
द इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। थर्ड, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के भूमिका में कमी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। सेलिंग ऑफ स्टेक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, या फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल बताओ, अभी हो रहा है भाई, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। चलो 4, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर लीड्स टू, वही बात है, पब्लिक सेक्टर से अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा वहां पे, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर एग्जांपल ऑफ, तो आज हम किसी दूसरे देश को सामान बेच पाते हैं, किसी तीसरे देश से सामान खरीद पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की वजह से। चलिए, किसी दूसरे देश को सामान बेचना कहलाता है, बताइए, when you are selling the goods to another country it is called export, और अगर परचेज कर रहे हो तो हिंदी में एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं, निर्यात, और सामान खरीदते हैं दूसरे देश से तो आयात। आया तो आयात, गया तो निर्यात, ठीक है। चलिए, which of the following is an impact of government policy change, all of these, ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ है और देखना इस बार भी पेपर में छपेगा, मेरा वादा है। Which of the following is not an impact of government policy changes? Change in agricultural prices, ठीक है। कृषि के जो भी प्रोडक्ट थे उनके मूल्यों में परिवर्तन हुआ, ये नहीं था गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस में। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस में क्या क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या क्या था? इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मार्केट ओरिएंटेशन, और क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट, नीड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एडेप्टेशन ऑफ चेंज, एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नेसेसिटी फॉर चेंज, और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ये 7 चेंजेस जो आए थे गवर्नमेंट पॉलिसी में, उसका इम्पैक्ट था हमारे देश के बिजनेसेस पे। बाकी कोई भी ऑप्शन में हो तो इम्पैक्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो आज आप अपने घर से रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। चलिए अगला 9, सोशल एनवायरनमेंट का उदाहरण कौन सा है, तो ये सभी के सभी हैं, सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जब भी एक्ट रूल रेगुलेशन आ जाए तो लीगल एनवायरनमेंट हो जाएगा। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण का उदाहरण है तो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ये सभी के सभी होते हैं। अच्छा, मनी सप्लाई क्या होता है? व्हाट इज मनी सप्लाई? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कंसेप्ट की फ्लो कंसेप्ट, लिखा ही है डेफिनेशन में टोटल स्टॉक, तो स्टॉक कंसेप्ट है। चलिए, एमएनसीज आर एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी का फुल फॉर्म बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जांपल बताओ, गूगल, यूट्यूब, हिंदुस्तान का रिलायंस, टाटा, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फेयर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर, बोथ नहीं होगा। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या आता है? डर, और वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अभी देख लो एग्जांपल के तौर पे, जब गवर्नमेंट बनी नहीं थी, सस्पेंस था, तो स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो गिरेगा स्टॉक मार्केट। अगला, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जांपल ऑफ, तो अगर किसी भी त्योहार के सेलिब्रेशन की बात की जाएगी तो सोशल एनवायरनमेंट ही होगा, सामाजिक पर्यावरण, दिवाली का मनाया जाना। 15, पेस्टल स्टैंड फॉर, एस का मतलब है सोशल, तो ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा, इससे क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता है पेस्टल से। सोशल एनवायरनमेंट एक ही होगा। चलिए, सेलिब्रेशन ऑफ होली इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, तो भाई इनकम टैक्स एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। एमआरटीपी का फुल फॉर्म बताओ, और इसके लिए एक्ट पास किया गया था एमआरटीपी एक्ट 1969, जिसको रिप्लेस कर दिया गया किस एक्ट से? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। चलिए, एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय, आई तो क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था, कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई से। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स ही बस डायरेक्ट टैक्स है, और कोई टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक वेल्थ टैक्स होता था पहले, अब अभी जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमसे इनडायरेक्टली वसूला जाता है। और इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के लिए है जीएसटी एक्ट, और इनकम टैक्स के लिए क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला, अभी ऊपर आया था। चलो, हो गया।
70 क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी थोड़ा और रुक जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो लगातार ये लाइव रिकॉर्डिंग चलने वाली है, ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसमें मैंने आपसे 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब बच्चों की मांग है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि पेपर में बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन। तो उसको देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म बाय द आउटसाइडर एंड ही डज नॉट डिनाई इवन आफ्टर नोइंग इट। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर का फर्म नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम पार्टनर के फॉर्म हो, और वो इस बात को जानता है लेकिन फिर भी मना नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम लेंड करता है, नाम देता है। पार्टनर बाय स्टॉपल वो पार्टनर होता है जो खुद ऐसा जाहिर करे कि मैं पार्टनर हूं। ये खुद जाहिर नहीं कर रहा है, ये प्रिज्यूम्ड पार्टनर है, खुद मना भी नहीं कर रहा है, खुद जाहिर भी नहीं कर रहा है। चलिए अगला, लायबिलिटी ऑफ नॉमिनल पार्टनर इज अनलिमिटेड होती है, चाहे कोई भी पार्टनर हो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। सीक्रेट पार्टनर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी पहचान जनता से छुपाई जाती है, बाकी सब काम करता है। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा पक्का आएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटेन होता है। डीड आ गया ना तो रिटेन होगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग, लिखा ना इन राइटिंग अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, दोनों के दोनों हो जाएंगे। चलिए, द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, एक ऐसी साझेदारी जिसमें सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है सीमित होता है, वह जनरल पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप का दूसरा नाम बता दो। अगला क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप या अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों नाम है इसका, ठीक है। खैर आपके सिलेबस में यही दिया है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन मैं ये भी पढ़ा दे रहा हूँ, कोई संभावना ना बचे। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्टनरशिप विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वेंचर इज कॉल्ड एज, एक ऐसा साझेदारी जो किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका नाम ही है पर्टिकुलर, और यहाँ भी आ गया पर्टिकुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड लिमिटेड एक्सेप्ट वन पार्टनर। तो कैसी कौन सी ऐसी साझेदारी है जहां पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी सिवाय एक के, LLP। वो पार्टनर की बात की जा रही है, पार्टनरशिप की बात की जा रही है, HUF कहां से आ जाएगा इसमें, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक्ट कौन सा था, LLP एक्ट 2008। चलिए, LLP इज गवर्न्ड बाय, याद हो गया अगला 2008। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is a form of business organization formed for the benefit of members। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यवसायिक संगठन का रूप है जो सदस्यों के फायदे के लिए बनाया जाता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। समाज के फायदे के लिए नहीं, सदस्यों के फायदे के लिए बनाया जाता है। अच्छा, समाज के फायदे के लिए बनाया जाएगा तो क्या होगा, NPO फॉर द सोशल वेलफेयर। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति की विशेषता है, तो सहकारी समिति में जो चाहे अपनी इच्छा से मेंबर बन सकता है। इसका लीगल स्टेटस होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, भाग नहीं सकते हो रजिस्ट्रेशन से। कहाँ भाग सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में मना कर सकते हो, पार्टनरशिप में मना कर सकते हो, HUF में मना कर सकते हो, लेकिन कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, करना ही होता है, तो हो जाएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नॉट पूछा गया है, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय मैनेजिंग कमिटी, सर्विस मोटिव, या अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्योंकि पार्टनरशिप का फीचर है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर है। ये लिमिटेड लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, और सीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 14, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये क्वेश्चन भी याद रखना, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो पूछा गया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पास किया गया था, 1860, ठीक है। लेकिन आपको ये ज्यादा याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पास हुआ था, 1912, ठीक है, 1912। और गवर्न कौन करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ही करता है। चलिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कहता है, ईच फॉर ऑल फॉर ईच, वन मैन वन वोट और
सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। ये तीनों के तीनों वो सामान्य सिद्धांत हैं जिस पे आपकी पूरी सहकारी समिति आधारित होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर 10 एडल्ट मेंबर्स। केवल 10 मेंबर्स नहीं होंगे, एडल्ट होंगे, मतलब उनकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। द मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोई लिमिट नहीं होता है, जस्ट लाइक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होता है। अगला, इसमें से कौन सा एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सबके पास वोटिंग राइट होता है, स्टेबल एग्जिस्टेंस क्योंकि लॉ के द्वारा बनाई गई है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट क्योंकि मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जा रही है, तो सरकार का समर्थन में मिलता है। ये सभी के सभी हो जाएंगे। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीमित संसाधन होते हैं। अब क्योंकि सीमित संसाधन तो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, तो मैनेजमेंट भी क्या होता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, और बिजनेस सीक्रेसी सब बताना पड़ता है सरकार को। सरकार का पूरा इंटरवेंशन होता है आपके बिजनेस में, तो उसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। अब इसका बताओ आंसर। 21 द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड क्राफ्टमैन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे प्रोड्यूसर्स और छोटे क्राफ्टमैन को सहयोग देने के लिए, उनके कल्याण के लिए बनाई जाती है, उसका नाम है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। 22 डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बात है। कंपनी, कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, जिसके पास क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंपनी। तो कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग हाथों में होता है, और सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, याद आ? इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय फ्यू, कुछ लोग ही पूरी कंपनी का सत्ता संभालते हैं। भाई ये गलत है, पैसा लगाया किसी और ने और मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। लेकिन गलत कैसे है भाई, तुम्हारे पास काबिलियत है, आके कर लो, तुम्हारे पास तो बस पैसा है, काबिलियत तो है नहीं तुम्हारे पास। काबिलियत तो सीए साहब के पास है, काबिलियत तो सीएस साहब के पास है, काबिलियत तो एमबीए साहब के पास है, वो आपकी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। नॉट पूछा गया है, कौन सा फीचर नहीं है, तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। भाई मन से नहीं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपका मन हो चाहे ना हो, कंपनी खोलना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, तब कंपनी आपकी बनेगी। कंपनी में लायबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होती है, लिमिटेड होती है। चलिए, सीमित दायित्व होता है कंपनी में सभी सदस्यों का। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सभी के सभी आपके क्या कहते हैं, मेरिट्स हैं या फिर एडवांटेजेस हैं। 27 डीमेरिट क्या है, तो बनाने में मुश्किल है, कोई बात गोपनीय नहीं रख सकते हो, और इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। कंपनीज एक्ट लग जाता है, कॉम्पिटिशन एक्ट लग जाता है, इतने सारे एक्ट लग जाते हैं कि हमको एक अलग से प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी, जो पूरे कंपनी का लॉ देखता है। अगला 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो सभी के सभी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। अच्छा, कौन सी कंपनी है जिसका नाम पीवीटी लिमिटेड से एंड होता है? किस कंपनी का नाम एलटीडी से, लिमिटेड से एंड होता है? पब्लिक कंपनी। तो लिमिटेड होगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड होगा प्राइवेट कंपनी। और ओपीसी का नाम एंड होता है ओपीसी से, ठीक है, 1%। चलिए 29 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी 2। अच्छा, पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने मिनिमम चाहिए? 2। सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए मिनिमम, ठीक है। चलिए, और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200 हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कितने हो सकते थे मैक्सिमम? सेक्शन 464 क्या कहता था? 100 कहता था, लेकिन अभी क्या है 85। मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम तो सेम है, लेकिन मैक्सिमम क्या है 200, 200। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा 15। क्या 15 से भी ज्यादा रख सकते हैं?
कंपनी सेक्रेटरी लोग बताइए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये अंदर की बात है, छोड़िए, बीकॉम इंट्रेंस वाले ध्यान नहीं देंगे इस पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है? तो भाई ओपीसी भी शेयर इशू नहीं कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी शेयर नहीं इशू कर सकती। ओपीसी क्यों नहीं इशू कर सकती है? क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी का प्रकार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है? तो वो है आपकी प्राइवेट कंपनी। कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है, प्राइवेट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला, इन प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर, तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या डिबेंचर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है? नहीं, केवल शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है। अच्छा बताओ, प्राइवेट कंपनी को कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 268। पक्का? चलो अच्छी बात, आगे अभी आएगा क्वेश्चन। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी एंड्स विथ प्राइवेट लिमिटेड, हर प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है और हर पब्लिक कंपनी का नाम लिमिटेड से एंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। आगे, प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स ऑफ मेंबर कंपलसरी होता है? पहले समझो इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है। एक ऐसा रजिस्टर होता है जहां पे सारे मेंबर्स का नाम लिखा होता है। पब्लिक कंपनी में बनाना मैंडेटरी है, हर मेंबर का नाम उसके शेयर्स के साथ, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है, मन है तो बना लो, नहीं मन है तो मत बनाओ, लेकिन पब्लिक कंपनी में मजबूरन बनाना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी को कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 68। अगला, द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ओपीसी इज 1। कितने होते हैं? अच्छा एक और होता है ना, नॉमिनी, लेकिन ये मेंबर नहीं है, जब ये मर जाएगा ना तब ये मेंबर बन जाएगा, ठीक है। और नॉमिनी केवल ओपीसी में ही होता है और किसी कंपनी में नहीं होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने होने चाहिए? कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स। एचयूएफ में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 परिवार में सदस्य होने चाहिए, तब बना पाएंगे। अगला, द मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज, कोई लिमिट नहीं होता है मैक्सिमम पे। और 200 कहाँ होता है मैक्सिमम पे? प्राइवेट कंपनी में। 50 कहाँ होता है मैक्सिमम पे? पार्टनरशिप में। क्या एचयूएफ में मैक्सिमम पे कोई लिमिट बताया गया है? नहीं। परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब बन सकते हैं। भाई कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें 1000 को सदस्य होंगे? नहीं होगा ना, इतना पुराना परिवार बचेगा कहाँ? एक पीढ़ी खत्म होगी, दूसरी पीढ़ी आएगी और इतना। अगला 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकती है। कौन इशू नहीं कर सकता है? ना प्राइवेट कंपनी ना ओपीसी, ये दोनों इशू नहीं कर सकते। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो भाई पब्लिक से डील करने का अधिकार किसके पास है? केवल पब्लिक कंपनी के पास है, तो उसका जाएगा पब्लिक कंपनी। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम 3। अच्छा याद रखना, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक में मिनिमम 3, मतलब 1 2 3, ठीक है। सबसे छोटा ओपीसी 1, इसमें 1 को डायरेक्टर हुआ है, 1 को मेंबर हुए हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में 2 को मिनिमम मेंबर और 2 को मिनिमम डायरेक्टर, लेकिन पब्लिक कंपनी में गड़बड़ी है, यहाँ पे 3 मिनिमम डायरेक्टर्स लेकिन मिनिमम मेंबर 7। अच्छा मैक्सिमम पे क्या लिमिट है? यहाँ पे 1 ही होगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। डायरेक्टर की नहीं बात करें, मेंबर की बात करें। अच्छा डायरेक्टर की बात करें तो 15 हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ भी 15 ही होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे मेंबर की लिमिट क्या है? मैक्सिमम 200। यहाँ पे कोई लिमिट है क्या मेंबर की? डायरेक्टर की है 15 है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं बाई पासिंग एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। 45, द मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी कितना होगा? 15 होगा। चलिए क्या सब में 15 होते हैं मैक्सिमम। 46, द कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे एग्जांपल बताओ, LIC, RBI, SBI, SEBI, IRDA, सबके सब क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी। इवन आपका जो इंस्टीट्यूट है ना ICAI, ये भी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी है। आपका इंस्टीट्यूट है ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो भी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी है। तो दुनिया की कोई भी कंपनी अगर पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। उसका हो जाएगा स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी इसको हिंदी में कहते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी? तो एलआईसी कैसे बनी? एलआईसी एक्ट 1956, आरबीआई बनाया आरबीआई एक्ट 1934, और ये किससे बनाया? 1955 का एसबीआई एक्ट। अच्छा, एक अंदर की बात बताते हैं, एसबीआई जो था ना, ये एसबीआई पहले एसबीआई नहीं था, क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसको एसबीआई में कन्वर्ट कब किया गया? 1955 में एसबीआई एक्ट पास करके। मतलब एसबीआई पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान में पहले नोट छपाई का काम करता था। आरबीआई से पहले कौन काम करता था नोट छापने का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल मतलब कुछ नहीं जानते हो गधे हो तुम। द टर्म पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर कितना? तो पब्लिक कंपनी को 271, ओपीसी को 262 और इसको 268। किसको? प्राइवेट कंपनी को। तो प्राइवेट कंपनी 268, ओपीसी 262 और पब्लिक कंपनी 271। अगला, पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में डिबेंचर भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, हाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कहाँ था? ट्रांसफर ऑफ शेयर पे, डिबेंचर पे नहीं था। अगला, द मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर इज डैश इन पब्लिक कंपनी? कंपल्सरी होता है। और कहाँ वॉलंटरी होता है? प्राइवेट कंपनी में मन है तो बना लो, ना मन है तो मत बनाओ, लेकिन पब्लिक कंपनी में मजबूरन बनाना पड़ेगा, मन हो चाहे ना हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% का शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो? जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। अगला, ओपीसी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 262, सेक्शन 2। आर्टिकल नहीं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और किसी भी एक्ट में क्या आता है? सेक्शन आता है, धाराएं आती हैं, और संविधान में अनुच्छेद आता है। 53, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू? तो लाइबिलिटी के आधार पे दो प्रकार की कंपनी होती है कि तीन प्रकार की? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अच्छा, कौन सी कंपनी है जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बस किताबों में दिखाई जाती है लेकिन वास्तव में नहीं होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सबसे ज्यादा कॉमन है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इससे थोड़ी कम कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मार्केट में किसी भी कंपनी को उठा लो, सब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही है। अगला, 54, शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू? दो पार्ट्स होते हैं, दो काइंड्स होते हैं शेयर्स के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? जिसको वोटिंग राइट होता है, जिसके पास, जो कंपनी का रियल ओनर होता है, जो कंपनी के अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों दिन में साथ होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल अच्छे दिन में साथ होता है, बुरे दिन में नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू फिक्स डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर ये कहता है भाई हमको डिविडेंड फिक्स करके दो, और अगर बच जाता है तो किसको दे देते हैं? मतलब प्रेफरेंस शेयर को पहले देंगे, उसको देने के बाद अगर जो बच जाएगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, नहीं बचा तो संतोष करो मुन्ना, नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, जाइए घर लेके कटोरा। अगला, 56, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स डिविडेंड? नॉट पूछा है, तो इक्विटी शेयर को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। 57, किसको वोटिंग राइट मिलता है? इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट मिलता है। किसको नहीं मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता है। अगला, द नॉमिनल पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज? तो प्रॉफिट का वो छोटा सा हिस्सा जो कंपनी के सभी मेंबर्स के बीच में बढ़ा है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं, गधों, शेयर नहीं कहते हैं। कंपनी के कैपिटल का वो छोटा सा हिस्सा जो कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक, उसको हम शेयर कहते हैं। क्या पूछा जाएगा? द पार्ट ऑफ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ सो मेनी स्मॉल पार्ट्स, एंड इस पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कैपिटल को डिवाइड करोगे तो शेयर आएगा, और प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, शेयर्स कैन बी इशूड एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का आने वाला है, पार प्रीमियम डिस्काउंट। जबकि सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी आज तक के सदमे में है कि डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 वाला कहता था कि कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्ट बदल गया है, 2013 का कानून आ गया है, तो उसका एनी ऑफ दिस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एनी ऑफ दिस इसका आंसर होगा। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा? सेबी। मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला आरबीआई होता है, और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला सेबी होता है। सेबी का फुल फॉर्म बता दो? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईआरडीए का फुल फॉर्म बता दो? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए एक्ट पास किया गया था IRDAI एक्ट 1999। ठीक है, फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दे रहा हूं, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के 50 क्वेश्चंस। अभी तक यूट्यूब पे आपको 150 क्वेश्चंस अकाउंट्स के मिल चुके हैं। 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस अकाउंट के हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस मिल चुके हैं और जो 30 क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए कल की लाइव क्लास में। ठीक है, अभी अकाउंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप, निम्नलिखित में से कौन सा खाता एकल स्वामित्व के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा खाता है जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है? बैलेंस शीट। कौन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है? कौन ग्रॉस प्रॉफिट बताता है? कौन नेट प्रॉफिट बताता है? चलिए, ट्रायल बैलेंस क्या है? अकाउंट की स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, आपके खातों की अंक गणितीय सटीकता। 53 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। अच्छा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है, और नेट लॉस जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद से फाइनली क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा एक चीज और बताओ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यू करने के लिए बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कहाँ रिकॉर्ड होगा? डिक्रीज एसेट, डेबिट साइड, पक्का? और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डेबिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब घाटा हो रहा है, एसेट कम हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है, तो डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है कि नहीं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। फायदा हो रहा है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। और लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट साइड। मतलब एसेट की वैल्यू घटे, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो डेबिट साइड, एसेट की वैल्यू घटे बढ़े और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो फिक्स कैपिटल मेथड भी होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी मेथड भी होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों के दोनों आपके फिक्स कैपिटल मेथड बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल। क्यों नॉमिनल? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं पार्टनरशिप के उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो और इनकम्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। अगला, द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये भी वही कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अब समझो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो तभी पे करना है जब प्रॉफिट हुआ है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो कभी भी पे करना है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ है। अच्छा एक अंदर की बात बताओ, डिविडेंड क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा ही तो होता है डिविडेंड। अगर प्रॉफिट ही नहीं होता डिविडेंड खाक देंगे हम, कहाँ से डिविडेंड देंगे? अच्छा, डिबेंचर पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो लोन है डिबेंचर, और लोन पे इंटरेस्ट देना कंपल्सरी होता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सभी के सभी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट हुआ है तभी ये देना है, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। पूछा गया कौन सा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? तो ये भी, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये तो एक तरह की इनकम होती है पार्टनरशिप की। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज भी तो हो सकता है ना,
ये भी तो हो सकता है। एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ, इट डज नॉट मैटर, बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। 60 द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या कहता है कि एसेट्स को बेचो और एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। एसेट्स को बेचते हैं तो बिजनेस से कुछ जाता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के बेसिस पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कब बनाते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलो एक और संभावना बन सकती है, वैसे आया नहीं आज तक क्वेश्चन, लेकिन सुन लो। डिसोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन और एक होता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। जहां पे कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपको डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप, वो क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। जहां खुद आपको लग रहा है कि मुझे अब पार्टनरशिप बंद कर देनी चाहिए, तो वो क्या है? वॉलंटरी डिसोल्यूशन। चलिए अगला है, नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज क्या है? रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसिप्ट आता है तो डेबिट करो, पेमेंट जाता है तो क्रेडिट करो। आर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और आर से रियल अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है? बाकी सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगा? चलिए आगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट जो होता है वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है? रिसिप्ट क्या है? बिजनेस में आने वाली चीज। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। पूछा गया है रिसिप्ट तो डेबिट साइड हो जाएगा। अगला, द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, तो भाई इनकम और एक्सपेंस की बात कर रहा है, इतना बुद्धि लगाओ, इनकम एक्सपेंस की बात कर रहा है तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? पक्का? लाइफ मेंबरशिप फीस जीवन में एक बार मिलता है। एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ, पैसा मिला, वो भी आपको जीवन में एक बार मिलेगा। बार बार तो एसेट बेचना हमारा काम नहीं होता है। स्पेसिफिक डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट कहते किसे हैं? एक ऐसा रिसिप्ट जिससे या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या तो एसेट कम हो जाए। अब देखो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस, इससे लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइफ मेंबरशिप को लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, अगर आपने एनपीओ पढ़ा होगा तो। और एसेट बेचोगे तो क्या होगा? एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए। अच्छा, एक चीज और बता दो हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम को किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम, तो क्रेडिट साइड नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह के रिसिप्ट को रिकॉर्ड करता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कैपिटल एक्सपेंस हो, रेवेन्यू एक्सपेंस हो, सबको रिकॉर्ड करता है। मुद्दे की बात क्या है कि अगर पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगी। अगर पैसा आने वाला है या जाने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी। तो आने वाले जाने वाले के लिए कौन है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये केवल जो आने वाला है, जो जाने वाला है, मतलब जो पैसा आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, और जो पैसा जाने वाला है, गया नहीं है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन उसमें आने वाले जाने वाले के साथ साथ जो गया है, जो आ रहा है, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है, इसमें पैसा आया हो या आने वाला हो, गया हो या जाने वाला हो, सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक गाना याद आ गया, ओ जाने वाले। हाँ चलिए, सुना है गाना ये? तुम लोग आजकल के लड़के सब अरिजीत सिंह को सुनते हो, पुराने गाने थोड़े। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजेक्शंस। और कैश और क्रेडिट कौन रिकॉर्ड करता है? दोनों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन रिकॉर्ड करता है? याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। जैसे हमारा कैश बुक होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? कैश इनकम, कैश पेमेंट, वो भी यही करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, तो बोथ ऑफ दीज, ये दोनों रिकॉर्ड करता है, चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, क्या शो करता है?
सरप्लस या डेफिसिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस दिखाता है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ? खून खौलाने वाला क्वेश्चन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। स्कूल भी हमारा दुर्भाग्य से, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल सोसाइटी, ये सभी के सभी क्या है? एनपीओ की एग्जांपल है। हाँ, कोचिंग भी होता है, खैर कोचिंग वाले भी तो लूट ही रहे हैं आजकल। एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना। ठीक है, चलिए 72 द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्मॉल पार्ट्स, इस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं शेयर। और अगर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो ठीक है। अगला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी अपने जीवन पर्यंत में इशू कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। और इसका दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये नाम का शेयर कैपिटल है क्योंकि सारा इशू नहीं होता है। ठीक है, और जो इशू होता है उसको क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शेयर? तो जानते ही हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों के दोनों टाइप ऑफ शेयर हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इज एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड डिविडेंड? फिक्स्ड डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को। जब भी प्रेफरेंस की बात की जाएगी प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। अगला 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेयर होल्डर हैज अ वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर के पास होता है। अगला, शेयर्स कैन बी इशूड एट एनी ऑफ दीज। शेयर पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर तो नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, लेकिन डीडीयू अभी तक मानता है। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज, सब ये मान के चलते हैं कि इशू कर सकता है। अगला, वैसे कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। अगला, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इसका आंसर बताओ तो जाने। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर आर क्रेडिटेड टू, कहाँ? क्या बात है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसपीआर। ठीक है, तो अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक? तो भाई बस पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, बाकी कोई नहीं। अगला, कौन प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? तो भाई पब्लिक कंपनी कर सकती है। अच्छा, तभी से प्रोस्पेक्टस कई बार आ गया। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस नहीं, प्रोस्पेक्टस, हाँ, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। कंपनी कब बनी थी, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी का प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, सब कुछ। अगला, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अगर शेयर इशू किया है तो 100 में से 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो 90%। ये कौन कहता है? तो सेबी कहता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कब बना था? 1988 में। और सेबी एक्ट कब पास हुआ था? 1992 में, स्कैम 1992 के बाद। जीएएपी का फुल फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा हाँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला 83, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम? तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करने का काम ट्रेडिंग अकाउंट का है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करने का काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। इसका हो जाएगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये सभी के सभी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बता दो? सैलरी हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, और कमीशन हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपने दिया है, बैड डेट्स हो जाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल बता दो। इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, बैंक, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम ही है।
और डायरेक्ट इनकम का एक ही एग्जांपल है, सेल्स। कौन है? सेल्स, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। 86 डैश इज गिवन टू प्रमोट सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ताकि हमारा सेल्स बढ़े, हमारी बिक्री बढ़ जाए, मॉल के सामने अक्सर देखते हो। 87 डैश इज गिवन टू इंश्योर अर्ली कैश पेमेंट, कैश का पेमेंट जल्दी हो जाए तो क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। और यही एक डिस्काउंट है जिसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेजर इज अ बुक ऑफ, क्या बात है, बहुत होशियार हो गए हैं। फाइनल एंट्री। चलिए, प्राइमरी एंट्री का बुक कौन सा है? जर्नल है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गुडविल। तो गुडविल दो प्रकार के होते हैं, परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक ऐसी गुडविल जिसको हम खुद से जनरेट करते हैं। अगला, ये बताओ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज गुडविल इज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करो बुक्स ऑफ अकाउंट में, और सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि उसका वैल्यूएशन करना मुश्किल है, कर ही नहीं सकते आप। तो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज गुडविल, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉन परचेज गुडविल। 91 डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिबेयर व्हिच मींस टू बोरो, टू बोरो। डिबेंचर लैटिन वर्ड डिबेयर से डिराइव हुआ है, और डिबेयर का मतलब होता है कर्जा लेना, बोरो करना। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के कर्जदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया और कंपनी उनके कर्जे के बदले में उनको इंटरेस्ट देती है, जिसको हम डिबेंचर के टुवर्ड्स इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है डिबेंचर का? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए, डिबेंचर आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट। इसमें से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है? तो प्राइमरी एक्सपेंस भी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। डिबेंचर हो गया यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगला, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं शेयर्स को री इशू करके, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगला, डिबेंचर होल्डर्स आर अलाउड। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है उनको। अगला, द नॉमिनल पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड, यानी लाभांश। अगला, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का फुल फॉर्म ASB का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा, IFRS का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। चलो, ये हो गए अकाउंट्स के क्वेश्चंस।